Assalamu alaikum viewers. उम्मीद है खैरियत से होंगे. Today we'll talk about mutual legal assistance. What's meant by mutual legal assistance? Mutual legal assistance basically बाहमी कानूनी मुआवनत को कहा जाता है. कोई भी एक मुल्क जो किसी दूसरे मुल्क में किसी भी किस्म की कानूनी मुआवनत चाहता हो, कोई भी अदालती मामला हो, कोई भी कानूनी मामला हो, कोई भी क्रिमिनल मामला हो, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि उसके लिए एक मुल्क जिस मुल्क को कानूनी मुआवनत की ज़रूरत होती है किसी दूसरे मुल्क में, तो वो उसके लिए MLA की रिक्वेस्ट करती है, जिसे कहते हैं म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस, MLA. तो MLA रिक्वेस्ट जब एक मुल्क दूसरे मुल्क को करता है जिसको दूसरे मुल्क में ज़रूरत होती है किसी भी किस्म के कानूनी मामले में, या उस दूसरे मुल्क की अदालत में किसी भी केस के या किसी भी सिलसिले में भी, तो वो थ्रू फेडरल गवर्नमेंट उसको MLA जो है वो प्रोसेस करती है, और जो रिक्वेस्टेड स्टेट होती है उसको MLA की रिक्वेस्ट की जाती है कि जी हमें आपके मुल्क में ये आपके मुल्क से ये कानूनी मामलात चाहिए. तो MLA के थ्रू आप दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी किस्म की कानूनी आप लीगल मैटर डील कर सकते हैं. इवन कि आप सिविल मैटर भी थ्रू MLA कोई भी मुल्क दुनिया के किसी भी स्टेट में थ्रू MLA अपने बहुत से कानूनी मामलात हल कर सकते हैं. MLA की ज़रूरत पाकिस्तान में कब पेश आई और इसके पीछे क्या कहानी है? बेसिकली यूरोपियन यूनियन में आपको जब ट्रेड करना हो, और ट्रेड के लिए आपको ज़ीरो टैरिफ यानी कि आप ज़ीरो टैक्स के ऊपर अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, तो यूरोप ने एक लालच भी कह सकते हैं आप, या आप इसको एक ब्लैकमेलिंग का एलिमेंट भी कह सकते हैं. बेसिकली GSP प्लस जो है यूरोपियन यूनियन जिन मेंबर्स को देती है, तो उसमें ये होता है कि आपको नॉन टैरिफ की लिस्ट में आने के लिए आपको GSP प्लस स्टेटस मेंटेन रखना पड़ता है, और उसके लिए यूरोपियन यूनियन की कुछ शराइत होती हैं. अगर आप उन शराइत के ऊपर पूरा नहीं उतरते तो होता क्या है कि आपको GSP प्लस स्टेटस रिवोक होने के चांसेस होते हैं. GSP प्लस जिसको जनरलाइज स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस कहते हैं, यूरोपीय यूनियन का कहना यह है कि यूरोपीय यूनियन डेवलपिंग स्टेट्स को एक डेवलप वर्ल्ड के साथ इंटीग्रेट करने के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि डेवलपिंग स्टेट जो है वो GSP प्लस स्टेटस ऑन करके और फिर यूरोपीय यूनियन के इसी तरह एक अम्ब्रेला के नीचे नॉन टैरिफ और बाकी मुख्तलिफ किस्म की इसके बेनिफिट्स एंजॉय कर सकते हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट्स. यूरोपीय यूनियन की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी गुड गवर्नेंस और बाकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी प्रेशर रहा है टाइम बाय टाइम. फॉर दैट पर्पस पाकिस्तान को MLA एक्ट जो है वो पास करना पड़ा 2020 में पार्लियामेंट से. और अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट आई अप्रिशिएट, जो कि बहुत ज़बरदस्त एक्ट है अगर इसको देखा जाए. ये एक बहुत ही रिच किस्म का प्रोसेस है जिसको बहुत कम अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान में लोगों की इसके ऊपर, और ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट एक पाकिस्तान में 2020 के बाद आया है. इसको अगर प्रॉपरली इफ़ेक्टिवली यूज़ किया जाए तो पाकिस्तान और पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी और पाकिस्तान के वो विक्टिम्स जिनके मामलात अक्रॉस द कंट्रीज़ लोगों के साथ मैटर्स होते हैं, वो इसको बहुत इफेक्टिवली यूज़ करके अपने मामलात, अपने लीगल मामलात सेटल कर सकते हैं. बेसिकली MLA जो होती है ये स्टेट टू स्टेट होती है, मतलब स्टेट जो है वो ही रिक्वेस्ट करती है किसी दूसरी स्टेट को. कोई भी इंटरनेशनल कोऑपरेशन का मैटर जब कहीं पे भी लीगल मैटर स्टक हो जाता है तो MLA आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप थ्रू MLA अपने मामले को आगे लेकर चलें. काफ़ी लीगल मैटर्स में जुडिशरी में ये चीज़ देखने को आई कि शायद MLA जो है इसको स्टेट जो है वो फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करवा सकती है, लेकिन हमारे जुडिशरी को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए इस चीज़ के ऊपर. MLA जो है ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है एक स्टेट की, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू द अनदर स्टेट एज पर द एक्ट, क्योंकि आपके कानून इजाज़त देता है. तो इससे ज़्यादा MLA के अंदर कभी भी एक स्टेट जो है वो दूसरी स्टेट से कोई ऐसा सच बेनिफिट नहीं ले सकती. तो फॉरेन स्टेट जो होती है वो MLA आपकी एक्सेप्ट तो कर लेती है, लेकिन फॉरेन स्टेट बेसिकली MLA जो है वो फॉरेन स्टेट का जो लॉ है बेसिकली, तो फॉरेन स्टेट अगर कोई भी आपके लीगल मैटर है, आपने मतलब उसमें कोई ऐप नहीं है कि वो एक स्टेट दूसरी स्टेट को रिक्वेस्ट करे MLA. बेशक वो ऑनरेबल कोर्ट्स की डायरेक्शंस के ऊपर करती है या अपने ही किसी एग्जीक्यूटिव
एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर के ऊपर अगर कोई भी स्टेट दूसरी स्टेट को एमएलए रिक्वेस्ट करती है तो इसमें कोई भी ऐब नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज़ हैं इनकी जो ज्यूरिसडिक्शन है वो पाकिस्तान की टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है। इससे बाहर आप किसी को फोर्सफुली जो है एमएलए के ऊपर आप फोर्स नहीं कर सकते, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। और फॉरेन स्टेट जो है उनके यहाँ जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है और जुडिशरी के उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, अपने लॉज हैं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो वो एज़ पर देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस वो आपका केस जो है उसको टेकअप किया जाता है और एज़ पर देयर लॉ उसके ऊपर डिसीजन लिया जाता है। हमारी ब्यूरोक्रेसी में एक बहुत मिसकॉन्सेप्शन है कि शायद एमएलए के थ्रू कोई बंदा लेना देना होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। एमएलए इज़ जस्ट फॉर सीकिंग एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन। थ्रू एमएलए आप सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। इससे ज़्यादा एमएलए का और कोई भी रोल नहीं होता। एमएलए देखें इफ़ेक्टिव तब होता है कि जब आप किसी दूसरी स्टेट में वहाँ पे जाके फिज़िकली उस केस को कोर्ट में आप फाइल करते हैं और फिर आप उसको जो है कोई भी लीगल या सिविल मैटर या कोई भी एग्जेक्टिव मैटर, तो एमएलए जो है आपको एक फॉर्मेलिटी का रोल प्ले करते हैं। इससे ज़्यादा एमएलए का काम नहीं होता। एमएलए इज़ अ रिच प्रोसेस, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट, क्योंकि ये स्टेट टू स्टेट रिक्वेस्ट होती है, इसमें एग्जेक्टिव रिक्वेस्ट भी होती हैं। लेट्स सपोज आपके जो है बहुत ही अच्छे किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुकात हैं, तो डेफिनेटली जब आप एमएलए रिक्वेस्ट करेंगे तो उनकी जो भी अथॉरिटीज़ होंगी, पुलिस है, आर्मी है, उनकी ब्यूरोक्रेसी है, तो एग्जेक्टिव्स हैं उनके जो भी हैं, तो वो डेफिनेटली अगर आपने उनकी एमएलए रिक्वेस्ट की भी एंटरटेन की होंगी या आपका उनके साथ एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप रहा होगा या होगा, तो डेफिनेटली आपके भी फिर मैटर्स जो हैं वो क्विकली रिजॉल्व होंगे। और भी बहुत सी मिसकॉन्सेप्शंस हैं जो हम डिटेल में देखेंगे आने वाली अपनी एपिसोड में रिगार्डिंग एमएलए एक्ट 2020 के एमएलए एक्ट क्या कहता है। पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा ट्रीटीज़ इसके ऊपर और ममालिक के साथ किसी किस्म के कोई ख़ास मुआहदे अभी तक नहीं हैं और काफ़ी मुआहदात पाइपलाइन में हैं एमएलए के ऊपर पाकिस्तान के। इसके अलावा भी अगर आपकी लेट्स सपोज किसी मुल्क के साथ किसी किस्म का मुआहदा एमएलए के ऊपर नहीं भी है, तो आपको एमएलए एक्ट जो एमएलए का कानून बनाया गया है 2020 में, एमएलए एक्ट 2020 आपको एम्पावर करता है कि आप फेडरल कैबिनेट से इजाज़त लेके आप किसी भी स्टेट को एमएलए की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। इवन कि आप अमेरिका को भी, यूएस, यूके, आप दुनिया के किसी कोने में भी आप एमएलए की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ये एम्पावर करता है आपको एमएलए एक्ट 2020। एमएलए में सेक्रेटरी इंटीरियर जो है वो बेसिकली सेंट्रल अथॉरिटी होते हैं। आपको एमएलए में जब रिक्वेस्ट मूव करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको जो ड्राफ्टिंग आपने करनी है वो आपने कैसे करनी है। ज़्यादातर जो है लोगों को इसकी ड्राफ्टिंग का अभी तक क्लियर नहीं है कि एमएलए की ड्राफ्टिंग कैसे करते होते हैं। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि एमएलए की ड्राफ्टिंग जो है वो कैसे होती है और इसको कैसे करना चाहिए। सो लेट्स सी हाउ वी ड्राफ्ट एमएलए रिक्वेस्ट। कवरिंग जब आप ड्राफ्ट करेंगे किसी भी एमएलए की, तो उसमें आपने जो है फ्रॉम द सेंट्रल अथॉरिटी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये आपने लिखना है, ना कि आपने लिखें कि फ्रॉम सेक्रेटरी इंटीरियर नहीं या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर नहीं। आप लिखेंगे फ्रॉम द सेंट्रल अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू द सेंट्रल अथॉरिटी जो भी गवर्नमेंट होगी उसका, गवर्नमेंट ऑफ यूके लेट्स या गवर्नमेंट ऑफ यूएसए। इस तरह आपने इसका स्टार्ट करना है एमएलए का ड्राफ्टिंग। फिर आगे आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपने क्या लिखते होते हैं नॉर्मली जो भी एमएलए की रिक्वेस्ट होती है, रिक्वेस्ट फॉर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन केस फलाना फलाना, वो आपने बोल्ड करके आप कैपिटल में सब्जेक्ट जिस तरह मेंशन करते हैं नॉर्मली। ये तो हो गया आपका स्टार्ट एमएलए ड्राफ्ट। नेक्स्ट होगा कि आपने नेक्स्ट जो उसको नीचे उसकी बॉडी में आपने क्या लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप हमेशा डियर सर से स्टार्ट लेते हैं। Dear sir, this is a request of mutual legal assistance on behalf of the government of Pakistan through the designated central authority that is the Ministry of Interior regarding आगे आपने अपना मुकम्मल जो भी आपका केस होगा उसको आपने डिस्क्राइब करना है। व्यूअर्स, ये आपका नॉर्मली 8 से 10 से 15 या 12 लाइंस की आपका जो है एक फॉर्मल किस्म का एक ड्राफ्ट होगा स्टार्टिंग का। इसके बाद कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपके एमएलए जो ड्राफ्ट रिक्वेस्ट है उसके अंदर ये चीज़ें ऐड होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले है ब्रीफ ऑफ द केस। उसके बाद आ जाता है समरी ऑफ द रेलेवेंट फैक्ट्स।
तो आपने उसी जो भी आपका ब्रीफ होगा उसको आपने समराइज करके सारे फैक्ट्स के ऊपर, सेकंड उसका पॉइंट होगा समरी ऑफ द रेलेवेंट फैक्ट। थर्ड हो जाएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑफेंस एंड एप्लीकेबल पेनल्टी। जो भी फर्दर जुर्म आयद हुआ होगा या कोई भी क्राइम का लेट्स सपोज कोई भी केस है उसके पर आप एमएलए की रिक्वेस्ट मूव कर रहे हैं तो उसकी जो भी पेनल्टी की डिटेल्स वगैरह होंगी वो आपने सारी से मेंशन करनी होगी। फोर्थ हो जाएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ द एविडेंस एंड असिस्टेंस रिक्वायर्ड। जो भी असिस्टेंस चाहिए होगी दूसरे मुल्क से आपको उसमें फिर मेंशन करनी है कि जी हमें ये चीज़ चाहिए, हमें यहाँ पर ये मुआवनत आपकी चाहिए, यहाँ पर हमने ये इंटरव्यू लेना है, यहाँ पर हमने यहाँ पर छापा लगाना है, यहाँ पर हमने जो है ये तफ्तीश करनी है, यहाँ पर हमें इस एरिया को विजिट करना है, मतलब कुछ भी हो सकता है उसके ऊपर आपने बताना होगा कि आपको क्या क्या असिस्टेंस चाहिए होगी। फिफ्थ हो जाएगा आपका प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ द लिंकेज बिटवीन द इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स एंड द असिस्टेंस सॉट। मतलब आपकी जो भी होगा आपका केस उसके जितने भी इन्वेस्टिगेशन के, प्रोसीडिंग्स के और प्रोसिक्यूशन के जितने भी मामलात होंगे उसकी जो आपस में रेलेवेंसी होगी, जो लिंकेजेस बनते हैं रेलेवेंट, तो वो आपने इसमें एक्सप्लेन करने हैं इस पॉइंट में। सिक्स पॉइंट आपका होगा डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसीजर, कि जो प्रोसीजर अप्लाई किया होगा या आगे अप्लाई करना होगा उसके ऊपर आपने डिस्क्रिप्शन उसमें प्रॉपरली ड्राफ्ट एमएलए रिक्वेस्ट में मेंशन करनी है आपने। सेवंथ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो ऑप्शनल ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द एमएलए रिक्वेस्ट। अगर आपको फॉरेन स्टेट के किसी भी मतलब ऑफिशियल्स की प्रेजेंस की अगर ज़रूरत है आपकी एमएलए रिक्वेस्ट में, तो आप ये सेवंथ पॉइंट आपका जो होता है ये इससे रिलेटेड होता है और आप उसको मेंशन करना होता है अपनी एमएलए रिक्वेस्ट के अंदर। और फिर नीचे आपका आ जाएगा प्रोफाउंड रिगार्ड्स, जो है आपने इन ब्रैकेट जो है उसको लिखना है 4-5 लाइंस छोड़ के। नीचे फिर आपने जॉइंट सेक्रेटरी डैश सिक्योरिटी दोनों को इन ब्रैकेट कर देना है। तो ये आपकी एक मुकम्मल ड्राफ्ट एमएलए रिक्वेस्ट प्रिपेयर हो जाएगी कि जो बिल्कुल रेडी टू मूव होगी। आपकी एमएलए रिक्वेस्ट इनके ऊपर डिज़ाइन नहीं की गई तो बिलीव मी आपके एमएलए रिक्वेस्ट को कोई भी इंटरटेन नहीं करेगा दुनिया में। और इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इन 7 पॉइंट्स के ऊपर आपने ड्राफ्ट एमएलए रिक्वेस्ट ड्राफ्ट कर ली, लेकिन इनके साथ आपने कोशिश करनी है कि आप सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स भी इसके बाद आगे इसकी की जो बुकलेट होगी उसमें आप इनक्लोज करें। उससे ये होता है कि आपकी जो एमएलए रिक्वेस्ट होती है उसकी जेन्युइननेस की जो है वो उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है। सारे अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स इनक्लोज करने हैं, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट अनअटेस्टेड नहीं होना चाहिए। और आपने कोशिश ये करनी है कि अगर कोई और स्टेट है जहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ नहीं होती तो उनकी लैंग्वेज में आपने मुकम्मल जो है हर सेकंड पेज जो है उन्हीं की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। और ये एमएलए एक्ट 2020 की वायलेशन में कंसिडर किया जाएगा अगर आप नोटिफाई नहीं करेंगे किसी भी नॉन ट्रीटी स्टेट को एमएलए रिक्वेस्ट करते हुए। इट डजेंट मैटर कि आपकी एमएलए रिक्वेस्ट कोई भी नॉन ट्रीटी स्टेट एक्सेप्ट करती है या नहीं करती, किसी भी नॉन ट्रीटी स्टेट को करेंगे तो आपके ऊपर ये लाइबिलिटी है कि आपने ऑफिशियल गजट में इसका नोटिफिकेशन करना है ताकि ये पार्ट ऑफ रिकॉर्ड आ जाए। ये तो था व्यूअर्स एमएलए से रिलेटेड सारे मामला जो आज हमने डिस्कस किए। इसको कैसे ड्राफ्ट किया जाता है, एमएलए के अंदर कौन सेंट्रल अथॉरिटी होता है और आपने कब नोटिफिकेशन करने होते हैं, कब नहीं करने होते, कैसे उसको ड्राफ्ट करना होता है, कैसे उसको अप्लाई करना होता है, आज तो हम लोगों ने ये चीज़ें डिस्कस की हैं। आने वाली एपिसोड में हम लोग एमएलए एक्ट 2020 को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि एमएलए एक्ट 2020 आपको कहाँ तक फैसिलिटेट करता है और कहाँ तक एमएलए एक्ट 2020 किसी भी क्राइम में क्रिमिनल को सपोर्ट करता है। See you inshallah next week. Till then, take care. Allah Hafiz.